गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम लेके आते हैं 5 एमसीक्यू जो करंट अफेयर आधारित होते हैं। साथ ही 2 प्रश्नों के मुख्य परीक्षा संबंधी उनका भी हम अभ्यास यहाँ पर करते हैं। आज के कौन-कौन से प्रश्न हैं उनके बारे में नज़र डालें। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं घटना सूत्र के टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल चैनल में घटना सूत्र, जहाँ पे आप टेलीग्राम में सर्च करें और उस चैनल को वहाँ पे अगर आप देखें ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो आर्टिकल है उसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के प्रश्न उत्तर की बारी है जो हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हम यहाँ पे देखें जो प्रीलिम संबंधित है, जिसके बारे में हम देखें तो पहला प्रश्न बात कर रहा है भारत में 6G टेक्नोलॉजी को लेके। कल भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लेके अब देखेंगे, कल एक इंटरव्यू आया था। उस संबंध में हमने देखा था कि भारत का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है 2G 3G 4G किस तरह से इवॉल्व हुआ, MTNL BSNL सारी चीज़ें किस तरह से आई, 4G 5G और 6G के संबंध में भारत की क्या पॉलिसी है, कल आर्टिकल हमने देखा था। अगर आपने ना देखा हो तो कल जाकर उसको देखें, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे बात कर रहा है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। हम्म। भारत अपनी 6G रूपरेखा विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2026 में प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखता है। दूसरा, संचेत मित्र योजना 6G विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास की भागीदारी का समर्थन करती है। तीसरा, भारत अभी तक अंतर्राष्ट्रीय 6G गठबंधन का सदस्य नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। भारत अगर देखें तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, GPAI, इसके अलावा जो 6G अलायंस है, 6G अगर अलायंस है, उन दोनों का भारत यहाँ पे सदस्य है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो गलत हो, तो सभी तीन तो गलत हो जाएंगे यहाँ पर। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगर आप देखें तो विश्व रेडियो जो संचार सम्मेलन 2026 उसे प्रस्तुत करने के लिए भारत यहाँ पे रखता है। इस संबंध में यहाँ पे हमने कल आर्टिकल देखा था। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आंसर बी इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जिसमें केवल दो इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न बात कर रहा है भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS के बारे में। अब ये बेसिकली किस संबंधित है? मौसम का जो पूर्वानुमान है वो ग्रामीण स्तर पर पता चले, उस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है कि जो सैटेलाइट हमको जो डाटा है 12 बाई 12 जहाँ पहले मेजर पे आया करता था, तो वो वर्तमान में अब देखेंगे 2 बाई 2 के अकॉर्डिंगली अब आएगा। गिव मी अ सेकंड। उस संबंध में यहाँ पे करंट अफेयर आया है कि यहाँ पे देखने की जरूरत है कि जो 12 बाई 12 नहीं बल्कि 2 बाई 2 होगा। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमने कल ऑलरेडी देखा है करंट अफेयर में, BFS बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए 12 बाई 12 ग्रिड मॉडल का उपयोग करता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा बेसिकली। अगर आप देखें 2 बाई 2 है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। दूसरा, 2 बाई 2 मतलब 2 बाई 2 किलोमीटर के आधार पर अगर आप देखें मौसम का पूर्वानुमान आसानी से लगाया जाएगा सैटेलाइट के द्वारा। दूसरा हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यस, यह जून 2025 तक मौसम विभाग के अंतर्गत पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। अगर हम देखें यह 2000 जून 2025 से चालू हो जाएगा। तीसरा, बीएफएस का डाटा आईएमडी मोबाइल माध्यम से अगर आप देखें उपलब्ध होगा। तो ये भी एकदम सही है बात है कि आईएमडी के द्वारा ये पूर्वानुमान होने वाला है और आईएमडी की जो मोबाइल ऐप है उसमें भी ये उपलब्ध होगा। तो 2 और 3 जो है स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न बात करेगा ब्रिक्स का जो इंडस्ट्रियल समिट है वो कहाँ हुआ है बताइए आप। ब्राजीलिया में हुआ है। अब ब्राजीलियन जो समिट हुआ उसमें आप देखेंगे एमएसएमई से रिलेटेड भी कुछ बातें हुई कि एमएसएमई भारत के कुल निर्यात का 45% से अधिक योगदान देती है। दूसरा, ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब भारत 2025 तक लॉन्च करेगा। तीसरा, ब्रिक्स के अब 10 सदस्य देश हैं। इन तीनों के बारे में यहाँ पे बात करनी है। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रिक्स के 10 सदस्य देश हैं, ये तो बात एकदम सही है। यहाँ पे 4 नए सदस्य को, यहाँ पे 5 नए सदस्य, पिछली बार भी एक जोड़ा गया था, फिर 4 नए सदस्यों को जोड़ा गया, टोटल 10 सदस्य हो गए हैं, जिसके बारे में हमने कल यहाँ पे देखा ही था। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब है उसमें भारत ने 2025 में लॉन्च किया था। ये भी बात एकदम सही है। भारत अगर आप देखें जो ब्रिक्स का एक संबंध में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, उसके नॉलेज को बूस्ट देने के लिए 2025 में से लॉन्च किया था। तीसरा, एमएसएमई कुल निर्यात का 45% अधिक योगदान करते हैं। इस संबंध में भी यहाँ पे बातें आई, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर एमएसएमई रिलेटेड जो बात हुई कि एमएसएमई ज़्यादा सेक्टर को योगदान देता है, ज़्यादा रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे सहायता देने की आवश्यकता है। इस संबंध में यहाँ पे बात ही है, हमने यहाँ पे देखा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीनों इसके यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सभी तीन, सी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके।
अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हम बात करें यहाँ पर भारत में दूरसंचार लाइसेंसिंग स्पेक्ट्रम आवंटन केंद्रीय रूप से संचार मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है गलत, इसके बारे में बताना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाद में ट्राई स्पेक्ट्रम संबंधी निर्णय में शामिल नहीं है, तो ऐसा गलत है। यहाँ पे ट्राई इसके संबंध में शामिल है क्योंकि मेन एजेंसी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि शामिल ना हो। तो आर यहाँ पे गलत, आर गलत है, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। पहली बात ये ठीक है। तीसरा ये भी गलत हो जाता है, इसका सही आंसर ऑटोमेटिक सी हो जाता है। फिर आज का पांचवा प्रश्न बात करेंगे भारत में माइक्रो फाइनेंसिंग को लेकर। जो माइक्रो फाइनेंसिंग के डिफॉल्ट्स हैं, उनकी जो नंबर ऑफ परसेंटेज का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। माइक्रो फाइनेंसिंग में आप देखेंगे छोटे मोटे जो उद्योग है, छोटे मोटे व्यापार व्यवसाय है, रेडी लगाने के लिए जो लोन की जो सुविधा है, उसके लिए आप देखें माइक्रो फाइनेंसिंग की शुरुआत भारत में की गई थी। इससे पहले बांग्लादेश में से शुरू किया गया था, लेकिन भारत में भी अगर देखें बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पे लोगों को पहुंचा है। लेकिन अगर हम देखें डिफॉल्ट की समस्या ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी आंकड़ा आया है कि लगभग 160% के आसपास यहाँ पे डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। अगर आप कथन सही है, माइक्रो फाइनेंस डिफॉल्ट्स में यहाँ पे संख्या देखने को मिली है। दूसरे स्टेटमेंट, उधारकर्ताओं को मुख्य रूप से बाहरी ऋणदाता डिफॉल्टर शहरी बेरोजगार से प्रभावित होना पड़ा है। उधारकर्ताओं को मुख्य रूप से बाहरी ऋणदाता डिफॉल्ट शहरी बेरोजगारी से प्रभावित होना पड़ा है। इस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है। इसका देखिए, इसका ये जो कारण है ये गलत है। अगर हम बात करें तो इसका कारण ये है कि एक तो कर्जा ज्यादा ले रहे हैं, दूसरा जो क्लाइमेट चेंज इसका यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, तीसरा ग्रामीण ऑलरेडी करते स्टेज में थे, कोविड-19 के बाद और समस्या देखने को मिली, तो इस वजह से अगर आप देखें डिफॉल्ट यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देखें ये सही है, ए सही है तो आर गलत है, आर गलत है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर हम बात करें मुख्य प्रश्न की तरफ। भारत में आपदा तैयारी ग्रामीण शासन में भारत पूर्वानुमान प्रणाली के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए आपदा के संबंध में आप देखेंगे कि अभी हाल में क्या हुआ है कि जो आईएमडी है उसने कहा कि जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान है, आईएमडीएम के साथ मिलकर उसने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, आईएमडी प्लस आईआईटी ने। जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान जिसे 12 बाई 12 किलोमीटर के आसपास लगाया जाता है, उसे 2 बाई 2 लगाया जाए, जिससे पंचायती स्तर पर भी क्या है आंकड़े मिल पाएंगे ग्राम पंचायत को कि उनके यहाँ पे मौसम की क्या संभावना, क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, वर्षा हो सकती है, नहीं हो सकती, तो अलर्ट यहाँ पे उनको पहले ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में बताएं। मुख्य भाग में आप आए, मुख्य भाग में थोड़ा सा विशेषताएं बता दें बीएफएस की। बीएफएस मतलब क्या? भारत पूर्वानुमान प्रणाली सिस्टम, उसके बारे में बताएं कि वर्तमान में ये चीज जो है जिसमें हमने डॉपलर रडार सिस्टम इसका उपयोग किया है। इसके अलावा जो भारतीय सैटेलाइट है उनका यहाँ पे हमने उपयोग किया है। ठीक, जो रियल टाइम अपडेट देने में इन सभी मदद यहाँ पे करेगा। इसके अलावा आपदा तैयारी की भूमिका के संबंध में यहाँ पे बताएं कि देखिए आपदा तैयारी अगर कहीं भी आपदा आनी है, जलवायु संबंधी अगर देखें सुनामी है, इसके अलावा अगर आप देखें तीव्र बारिश है, तो उसके संबंध में यहाँ पहले ही आंकड़े मिल जाएंगे, तो आपदा के लिए पहले कदम यहाँ पे उठाए जा सकेंगे। साथ ही हीट एक्शन प्लान को बेहतर यहाँ पे मैनेज किया जा सकेगा। इसके अलावा देखिए ग्रामीण शासन और कृषि लाभ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप देखें 2.5 लाख के आसपास ग्राम पंचायतों का ये आंकड़ा पहुंचता है, जो कृषि संबंधी जो नुकसान होते हैं, फसल के नुकसान होते हैं, चाहे अब देखिए खेत में पड़ी रहे चाहे अगर खलिहान में पड़ी रहे, उस वजह से उसको यहाँ पे कम किया जाएगा। साथ ही फसल को बेहतर विनियोजित किया जाएगा, बेहतर नियोजित किया जाएगा। सिंचाई का बेहतर प्रबंध कर सके, उनको पता रहेगा कब बारिश हो सकती है कब नहीं हो सकती, इस हिसाब से जो पानी का जो अधिशेष यूज है वह भी यहाँ पे कम होगा। फिर ग्रामीण जो स्तर पर जो सहनशीलता है उसका विकास यहाँ पे होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसके जो मुख्य बिंद हैं उसको यहाँ पे बता सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं इसकी इसका हालांकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। यदि फसल बीमा योजना सरकार की अन्य जो पहल उसके साथ अगर इंटीग्रेट किया जाता है, तो किसानों को व अन्य सेक्टर्स को यहाँ पे लाभ होने की संभावना यहाँ पे प्रबल दिखाई देती है। निष्कर्ष में बताएं कि इसकी सूक्ष्म रियल टाइम क्षमताएं ग्रामीण समुदाय आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाकर भारत को जलवायु संबंधित मौसम के लिए भविष्य के लिए अधिक मजबूत बनाती है। ये यहाँ पे आप बता सकते हैं और इसका यहाँ पे इस तरह से आंसर कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका की नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में न्यायिक विरासत का विश्लेषण यहाँ पे करने की बात हो रही है। इस संबंध में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना है। अब क्या हुआ कि अभी हाल में जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका रिटायरमेंट हुआ है, एनएसओ का। उनके संबंध में बेसिकली आर्टिकल आया था, कहीं ना कहीं नागरिक स्वतंत्रता है, जो विधि की प्रक्रिया है और जमानत व्यवस्था में उन्होंने बेहतर कार्य किया, तो उस संबंध में यहाँ पे आंकड़ा आया था। तो इस तरह से व्यक्तिगत तो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि न्यायाधीशों की भूमिका के संबंधी प्रश्न आ सकता है कि न्यायाधीशों की जो भूमिका अगर यहाँ पे लिखें न्यायाधीश भूमिका नागरिक स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार को रक्षा न्यायिक विरासत का विश्लेषण कर इस संबंध में प्रश्न आ सकते हो, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि न्यायाधीशों की भूमिका यहाँ पर इस संबंध में महत्वपूर्ण होती है कि नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना हो, संविधान की रक्षा करना हो,
रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना हो या जमानत संबंधी बात हो। फिर मुख्य भाग में आप बताएं, और आप ये बता सकते हैं व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में। फिर आप बताएं व्यक्तिगत अधिकार अनुच्छेद 21 के संबंध देखें, 20 के संबंध में देखें, या फंडामेंटल राइट किसी में देखें, उस संबंध में यहाँ पे बता सकते हैं कि न्यायपालिका यहाँ पे अधिकारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण दें यहाँ पर कि जैसा कि न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका ने कहा था कि जमानत एक रूल है, जेल अपवाद है, बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया था, जबकि इसका उल्टा हो रहा था। इस संबंध में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जावेद अंसारी मामले में यूएपीए के दुरुपयोग को उन्होंने रोका था। साथ ही आप देखेंगे जो अनुच्छेद 103-70 पर व्हाट्सएप स्टेटस पर मामले पर जो कार्रवाई की गई थी धारा 153 ए के तहत, उसमें भी उन्होंने उन्होंने निर्णय दिए थे कि प्रयागराज विध्वंस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई के मामले में उन्होंने बेहतर निर्णय दिए थे। फिर यहाँ पे उनको बता सकते हैं। फिर आप राइट टू एजुकेशन इस संबंध में पहल भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायिक संयम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, बीपीएसपी या अन्य जो कार्यपालिका पृथक्करण है उसको सुनिश्चित करना, प्रस्तावना को इंश्योर करना, लगातार मानवीय अधिकारों के विकास करने के संबंध में न्यायपालिका की भूमिका को आप यहाँ पे रेखांकित कर सकते हैं। निष्कर्ष में बताएं कि हालांकि अगर देखें न्यायपालिका की ऐसी भूमिका जो तानाशाही के खिलाफ ढाल का काम करती है, और जो भारतीय लोकतंत्र है उसको सुनिश्चित करने में, उसको जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो यहाँ पर आज की आर्टिकल हमने फिलहाल इतना ही देखना था। आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।